नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी मैथमेटिका पर। तो साथियों, इससे पहले हमने सीसाइड का एक पार्ट पूरा कर लिया है। इसके और भी पार्ट धीरे धीरे आएंगे आपके सामने। फिलहाल हम CHSL के प्रश्नों को डील करेंगे, जिसकी परीक्षा 2 अगस्त से शुरू हुई थी। तो उसके शिफ्ट 1 में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, वहां से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट के मैथ के प्रश्नों को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं 2 अगस्त के शिफ्ट 1 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपका है, आपका जो पहला प्रश्न है वो है, कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 साल है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। और देखिए मैं इस तरह से आपको प्रश्नों को बताऊंगा ताकि इसमें मिनिमम का जरूरत हो, मिनिमम ट्रिक्स की जरूरत हो। कारण ये है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कंसेप्ट, तो नहीं पढ़ाया तो मेरा यह प्रयास होगा कि अगर जो भी पहली बार मैथ पढ़ने जा रहा होगा उसको भी ये चीजें समझ में आए। ठीक है, मिनिमम फार्मूला, मिनिमम ट्रिक्स का यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? 25 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी सभी सदस्यों को मिला करके? तो 25 गुना 6 मतलब कितना हो जाएगा? 150। परिवार में 6 सदस्य हैं तो सभी सदस्यों के जो कुल उम्र है, 26 सदस्यों के उम्र का कुल योग कितना हो जाएगा? 150। अब कह रहा है कि सबसे छोटा सदस्य कितने साल का है? 4 साल का है। तो उस सदस्य के, छोटे बच्चे के जन्म से ठीक पहले, तो जन्म से ठीक पहले कहने का मतलब क्या है कि अभी 6 था, उसका जन्म नहीं हुआ था, तो उस परिवार में कितने सदस्य थे? 5। ठीक है, तो अभी उसका 4 साल है और उस परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 4 साल पहले कुल आयु में से कितनी घट जाएगी? तो एक सदस्य की आयु में से 4 घटाएंगे और सभी 6 सदस्यों की आयु है तो 4 गुना 6 यानी कि 24 कुल घटा देंगे। तो 150 में से 24 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 126। ठीक है, चलिए अब 126 वर्ष आया तो कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, तो ठीक पहले मतलब अब 5 सदस्य उस परिवार में बचे, तो 5 सदस्यों का कुल उम्र का योग कितना हो जाएगा? 126। तो औसत कितना हो जाएगा? 126 बटा 5। तो इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा? इसको दशमलव में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कितना बार में जाएगा? 5 दूना 10, 5 5 25, बचेगा 1, 5 दूना 10, मतलब औसत आयु कितना हो जाएगा? 25.2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर कितना? 9/17। कॉट थीटा बराबर 9/17 दिया हुआ है और कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब देखो, हालांकि मैंने कहा था कि फॉर्मूला में मिनिमम यूज करूंगा, लेकिन कहीं कहीं पर जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1 होता है। ठीक है, चलो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान 9/17, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 9 9 81 बटा 289। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। ये थोड़ा सा याद करने के लिए है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं एक सेशन लेके आऊंगा कि कैसे जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है, अब चुटकियों में कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 81/289 का मतलब हो जाएगा 1.289। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 2 प्लस 2/5 करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि 2.2/5 होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 प्लस 81/289 का मतलब
1/1/289। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। 25 प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को कितने वर्षों के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। अब बात को समझो, कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए ताकि ब्याज हमारा क्या मिले, 40% मिले। यही कह रहा है ना, 40% अधिक मिले का मतलब क्या है कि 40% हमारा ब्याज हो जाएगा। तो यहां पर सीधा सीधा मूलधन मान लो 100, ठीक ना। तो मूलधन का और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा I। तो 100 तुमने मान लिया है क्या, मूलधन, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा भाई, 40। ठीक है, अब हमारा दर दिया हुआ है कितना, R बराबर 6 दिया है। इस 100 से इस 100 को कटा दो तो T बराबर तुम्हारा हो जाएगा 40 और R का मान दिया हुआ है प्रश्न में 6, तो 40/6 मतलब 20/3 और इसको करोगे तो 6×2/3 आ जाएगा। 3 × 18 तो 20/3। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पर। यह हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा AB केंद्र O से होकर के एक रेखा से बिंदु B पर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में एक वृत्त बना लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये वृत्त जैसा लग रहा है, ठीक ना। चलो अब कह रहा है कि यह इसका केंद्र है, इस केंद्र से होकर के एक रेखा गुजर रही है और इस वृत्त पर मान लो कि कोई बिंदु A है, तो इस वृत्त के बिंदु A से कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो जो इसके केंद्र से रेखा निकल रही है उस रेखा पर किस बिंदु पर मिल रही है, B पर। और कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, O है। और प्रश्न में दिया है OB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB का मान पूछ रहा है। अब देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करो, मिला दो। अब देखो वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में कि केंद्र से होने मतलब स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना। मान लो कि बिंदु A पर अगर हम क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो बिंदु O से होकर गुजरने वाली त्रिज्या AB पर यानी कि टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ठीक है ना। तो देखो अब OB का मान दे दिया है 10 और OA क्या है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये हमारा OAB क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण हमें पता चल गया, आधार हमें पता चल गया, तो लंब नहीं पता चलेगा। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। OB कितना है तुम्हारा 10 का स्क्वायर मतलब 100 और OA का स्क्वायर मतलब 36 बराबर कितना हो जाएगा 64। और इसका मतलब AB बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट मतलब 8। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लड़का कोई सुहास है। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न होगा, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि कोई लड़का सुहास है और एक पेड़ है, कितना मीटर लंबा, 3.15 मीटर लंबा पेड़ है और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत है। और कह रहा है कि वह इस तरह से खड़े हैं कि इनका आधार एक ही रेखा में हो। ठीक है, मतलब समझो ये एक रेखा हो गया, इसमें एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, मान लो कि ये क्या है, कौन सा लड़का है, सुहास है।
और एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये पेड़ ये है, और एक बिल्डिंग है। यह क्या है? एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 11.25, ठीक है। और ये पेड़ की लंबाई कितनी है? 3.15। और इस लड़के की लंबाई कितनी है? इस लड़के की लंबाई दे रखी है 1.8। मतलब कह रहा है कि इसकी आंखें जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। और कह रहा है कि ये सारे एक ही आधार पर खड़े हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब ये लड़का अपनी आंखों से देख रहा है तो ये सारे एक ही सीध में है। ये सारे क्या है? एक ही सीध। मतलब पेड़ का शीर्ष और यह इमारत का शीर्ष क्या है? एक ही सीध में है, इस लड़के के आंख के सीध में। कह रहा है कि पेड़ से इमारत जो है, यह पेड़ से इमारत कितनी दूरी पर है? 45 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और कह रहा है कि सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ अवस्थित है, ठीक है। इमारत से पेड़ 45 मीटर की दूरी पर है, तो हमें यह बताना है कि यह जो दूरी है, यानी कि सुहास से इस पेड़ की दूरी कितनी है। ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक सा है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए अभी समय कम है, 25 प्रश्न करने, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं आपको। 25 प्रश्न कम से कम मान लीजिए कि 40-45 में हो जाना चाहिए। 40-45 मिनट में हमारा 25 प्रश्न हो जाना चाहिए, ठीक है। एक काम करो, आधार से लगते हुए, आधार के समानांतर एक रेखा खींच दो, ठीक है। किससे होकर? इसकी आंखों से होकर, ठीक ना। अब कुछ नाम दे दो। मान लो कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यही रेखा ले लो। यह बी हो गया, यह सी हो गया, और ये डी हो गया, और यह क्या हो गया? ई हो गया, ठीक ना। अब देखो इसमें दिया हुआ है कौन सा? एडी तुम्हें निकालना क्या है? एई निकालना क्या है तुम्हें? एई निकालना है। और दिया गया है तुम्हारे पास ईसी दिया गया है, और मान लो कि यहां से बीसी निकल जाएगा और यहां से डी निकल जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3.15 में से 1.8 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 5, 11 में से 8 गया 3, और ये 1 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा? 1.35। डीई कितना हो जाएगा? 1.35 हो जाएगा। उसी तरह से बीसी कितना हो जाएगा? 11.25 में से 1.80 घटा दो तो 5, 12 में से 8 गया 4, और 10 में से 1 जाएगा 9, मतलब 9 यह क्या हो जाएगा? 9.45, ठीक है ना। अब दो त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी और ए डी ई। अब देखो इसमें दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये होता है कि संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें देख लो कि संगत भुजाएं कौन सी है। अब हमें ए निकालना है, तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज का हमें जो साइड लेना पड़ेगा वह एसी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें डीई त्रिभुज ए डी ई में से डीई बटा और इस त्रिभुज का बीसी, ठीक है। डी का संगत भुजा बीसी हो जाएगा और एसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो डी बटा बीसी हमने इसका डी ले लिया, और इस त्रिभुज का फिर से हम कौन सी भुजा लेंगे? ए ही लेंगे, तो ए बटा क्या हो जाएगा? एसी। सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह क्या होंगी? अनुपातिक होंगी, ठीक है। चलो समान अनुपात में होगा। तो डीई का मान कितना दिया हुआ है? 1.35, और बीसी का मान कितना दिया हुआ है? 9.45 बराबर एई का मान कितना है? एई का मान x है, और एसी का मान कितना हो जाएगा? इस साइड का पूरा एसी का मान कितना हो जाएगा? ये 45 है और ये x है, तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस x। बात समझ में आई? चलो अब इतना समझ में आ गया तो मैं मिटा देता हूं ये। चलो आगे देखो,
अब हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो अगर तुम थोड़ा सा भी कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़े होगे तो सीधे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से भी इसको घटाना पड़ेगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम 1.35 लिखें और 9.45 में से 1.35 घटाओ, 9.45 में से 1.35 घटाओगे तो 8.10 आएगा, ठीक ना। और उसी तरह से x यहाँ पर हो गया 45 प्लस x में से x घटाओगे तो x बटा 45 हो जाएगा। बात को समझना, जब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो इसको भी इसमें से घटाना पड़ेगा। ये कंपोनेंट मतलब जो रेशियो है उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो x का मान सीधे निकाल लो, कितना हो जाएगा 1.35 गुणा 45 बटा 8.10। इन दशमलव किस दशमलव से घटा दो, हटा सकते हैं ना, इतना तो पता होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, 45 से कटाते हैं, 9 से कटा लो, 9 पंचे 45, 9 9 81 90, और ये क्या हो जाएगा 18 5 90। फिर कटाओ, ये 9 से कटेगा, 5 3 8 1 9, 9 से ये भी कटेगा, तो 9 दूना 18, और ये कितने बार बन जाएगा 9 1 9, 9 5 45, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया 15/2, मतलब 7.5 हमारा x का मान आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो अब आते हैं अपने छठे प्रश्न पर, ठीक है। देखो छठा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। कह रहा है कि 25 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होता है। अब देखो तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखना। ए बी सी डी को समानुपात में कहते हैं कि अगर ए और अनुपात बी का अनुपात वही होगा जो सी अनुपात डी का होता है, तो इसमें इसको प्रथम अनुपात, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपात कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बी जो है वह रिपीट हो जाए, यानी ए और बी का अनुपात वही हो जो बी और डी का हो, तो इसमें क्या हो गया कि ये तीसरा जो टर्म था सी वो खत्म हो गया इसमें, और उसके बदले में बी आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि निरंतर अनुपात कहते हैं। तो ए बी सी निरंतर अनुपात में है, तो इसमें यही होता है कि ए का अनुपात बी से और बी का अनुपात सी से दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा निरंतर अनुपात में, यह प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, ठीक है ना। तो देखो तृतीय अनुपात है, तो इसका मतलब क्या है कि 25 और 45 का क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 45 क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये हमारा तृतीय अनुपात हो गया। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 45 का स्क्वायर, यानी 45 गुणा 45 बटा 25, पता है ना, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। चलो तो कटा दो, 5 5 25, 5 9 45, इस 5 से फिर कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। अब हम लोग आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर, ठीक है। चलो इसमें ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एक तालिका दिया हुआ है और कह रहा है कि अलग अलग कॉलेज, यानी कि 4 कॉलेज दिए गए हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी। अब इन चारों कॉलेज में 3 विषयों की पढ़ाई होती है, वाणिज्य का होता है, प्रबंधन का होता है और कृषि का होता है। और इन चारों कॉलेज में इन 3 विषयों में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं इनकी संख्या दी गई है। तो कह रहा है कि वाणिज्य में किस कॉलेज में सबसे कम छात्र हैं। तो देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, वाणिज्य में कॉलेज ए में 520 है, बी में 550 है, सी में 515 है और डी में 690 है। तो जाहिर सी बात है कौन से कॉलेज में सबसे कम है, सी में कितने स्टूडेंट हैं 515 है, सबसे कम है, ठीक ना। चलो आगे देखो, कह रहा है कि एक दंड आरेख दिया गया है और उसमें कह रहा है कि एक दुकान से इतने वस्तुएं बेची जा रही है, तो कुछ वस्तुओं का बिक्री का अनुपात पूछ रहा है। तो किस किस चीज का पूछ रहा है, देखो आलू प्याज,
प्याज का, चीनी का और चावल और गेहूं का अनुपात दिया मात्रा दी गई है, और कह रहा है कि गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात निकालो तथा चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात निकालो। तो देखो, मान लो कि इसमें मात्रा तो दिया नहीं गया है कि कितना किलो है कि कितना टन है, नहीं दिया गया ना। तो मान लो कि किलो है, उस दुकान से प्याज 5 किलो बेचा जा रहा है, चीनी 5 किलो बेचा जा रहा है, चावल 20 किलो और गेहूं 10 किलो। तो तुम्हारा गेहूं और चावल की बिक्री का अनुपात क्या हो जाएगा? तो चावल तुम्हारा 20 किलो बेचा जा रहा है, चावल कितना बेचा जा रहा है? 20 किलो, और गेहूं कितना बेचा जा रहा है? 10 किलो। ठीक है, तो गेहूं और चावल की बिक्री का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:20, मतलब 1:2। और कह रहा है कि प्याज और चीनी, तो प्याज कितने किलो बेची जा रही है? 5, और चीनी कितनी बेची जा रही है? 5, यानी कि अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 1:1। बिल्कुल आसान सा सवाल था। 1:2 और 1:1 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। अब देखो, लंब वृत्तीय शंकु किसको कहते हैं? राइट सर्कुलर कोन किसको कहते हैं? ये मान लो कि कोन हो गया, ठीक है, और इसका एक आधार हो गया, ठीक है ना। तो लंब वृत्तीय का मतलब वृत्त इसका आधार होगा, और इसके शीर्ष से जब हम एक रेखा को डालेंगे तो इस आधार पर यह लंब होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब वृत्तीय शंकु बोलते हैं। यानी कि इस शीर्ष से एक सामने रेखा डालेंगे तो इस आधार पर क्या होगा? वह लंब होगा। ठीक है ना। चलो, तो लंब वृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। h क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, और r क्या होता है? इसका त्रिज्या होता है। ठीक है ना। तो h हमारा दिया हुआ है, हाइट कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। 42 पाई दिया हुआ है तुम्हारा वृत्त का जो परिधि है, तो यह तुम्हारे 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो r का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, चलो अब तुम्हें यहां से h का मान पता चल गया और r का मान पता चल गया है। तो आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 गुना पाई। पाई का बोल रहा है कि मान रख लो 22/7। प्रश्न में दिया गया है ना कि पाई का मान कितना रखना है? 22/7 रखना है। r² मतलब 24 गुना 24, और h का मान कितना दिया गया है? 24। h का मान भी कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। ठीक है, चलो सॉरी, यहां पर 21 होगा भाई, यहां पर ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती हो गई है। r कितना हो जाएगा? यहां पर 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, 7 × 21 कट गया ये, और 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब बहुत सारे ऑप्शन दिए। अब यहाँ से तुम ऑप्शन देख करके प्रश्न को कर सकते हो, क्योंकि देखो इकाई अंक में क्या हो जाएगा? 4 × 4, 4 × 8, यानी कि इकाई अंक में 8 है, और दिए गए ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके इकाई अंक में 8 है। वो कौन सा है? 11088। तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिना डरे इसको मार देना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये है बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। जब जाते हैं आप दुकान में तो कभी कभी क्या होता है, कहता है दुकानदार हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो 50 ग्राम 40 ग्राम क्या कर लेता है? मार लेता है। ठीक है ना, कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसको मुनाफा हो जाता है। तो यही कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है और कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर, मतलब जिस मूल्य पर हम वस्तुओं को खरीद रहे हैं उसी मूल्य पर आपको वस्तु दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह क्या कर रहा है? 1 किलो के बदले में 920 ग्राम ही दे रहा है। तो कह रहा है कि कितना लाभ प्रतिशत है। बात को समझो। मान लो कि वस्तु कैसे किलो है? 1000 रुपए किलो है। वस्तु कैसे किलो है? 1000 रुपए किलो, यानी कि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया, तो 920 ग्राम का कीमत कितना है?
920 रुपया है, और बाकी 80 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 रुपया। अब कह रहा है कि 1000 में वह माल खरीदा था, लेकिन बेच रहा है कितना, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 920 रुपए, क्योंकि 920 ग्राम ही तो दे रहा है। 1000 रुपए में सामने वाले को दे रहा है, जिसमें से 920 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 920 ग्राम का मतलब 920 रुपया उसकी लागत है। तो 920 रुपए उसकी क्या हो गया, लागत हो गया, और उसमें 80 रुपया उसका मुनाफा हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है। मान लो कि 1000 उसका क्या था, कीमत था, लेकिन 1000 कीमत किसके लिए था, 1000 ग्राम के लिए, लेकिन 1000 ग्राम वह दे कहाँ रहा है, वो तो 920 ग्राम दे रहा है, और 920 ग्राम के लिए 1000 रुपए ले रहा है, तो इसकी लागत कितनी है, 920 रुपए। ठीक ना, 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपए, तो 920 ग्राम का कीमत 920 रुपए, और 80 रुपये उसका मुनाफा हो गया, क्योंकि 1000 वो सामान दे रहा है, तो 80 रुपये उसका मुनाफा हो गया ना। तो क्रय मूल्य उसका 920 रुपया और मुनाफा उसका 80 रुपया, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य और इंटू 100, तो घटा दो 46 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 46, फिर से घटा दो 2, और ये कितना आ जाएगा, 23, मतलब 200 बटा 23। अब कह रहा है इसका मान पूछ रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट मान पूछ रहा है, तो ये कर लेना, इसका मान हो जाएगा लगभग 8.70 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, आप कैसे भाग दे सकते हैं आसानी से, इसके लिए मैं एक सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न है, फिर से तुम्हारा डीआई से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न में 2 चार्ट दिए हुए हैं, एक तुम्हारा वृत्त चार्ट दिया गया है और एक तुम्हारा क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है। ठीक है ना। और उसमें कह क्या रहा है कि एक पार्क है और उस पार्क में कुछ पर्यटक जाते हैं, उन पर्यटकों में पुरुष भी है और महिला भी है। तो जो पहला जो वृत्त चार्ट है, उस वृत्त चार्ट में कह रहा है कि कुल जो लोग जा रहे हैं उनके उम्र के हिसाब से इतने प्रतिशत वृत्त चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है। और लास्ट में प्रश्न में पूछ रहा है कि 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष और 45 से 60 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा। अब अनुपात तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास उनकी संख्या पता हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले उस उम्र वर्ग के कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, उनकी संख्या को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो टोटल लोग कितने हैं, टोटल पर्यटक कितने हैं, 2000 प्लस 1500 दिया है ना कि 2000 पुरुष हैं और 1500 महिलाएं हैं, यानी कि टोटल हमारे हो गए 3500। और इन 3500 में, इस 3500 में 25 से 35 आयु वर्ग के कितने लोग हैं, तो 27% कर रहा है। वृत्त चार्ट देखना, वृत्त चार्ट में पीला वाला जो भाग है वह क्या कर रहा है कि 25 से 35 आयु वर्ग के लोग ये हैं, पीले पार्ट वाले। ठीक है। तो 27% है, यानी कि 2500 का जो 27% है वह क्या हो जाएगा, 25 से 35 आयु वर्ग के लोग हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुल लोग हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। और टेबल जो है वह दिया गया है कि इनमें कितने प्रतिशत पुरुष हैं और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो टेबल देखो, टेबल में 25 से 35 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत पुरुष हैं, 60% है, यानी कि कुल व्यक्ति ये हो गए और इनका 60% क्या हो गए, पुरुष हो गए। यानी कि हमें इससे पता चल गया कि 25 से 35 आयु वर्ग के कितने पुरुष हैं। अब हमें क्या निकालना है, 45 से 60 आयु वर्ग की कितनी महिलाएं हैं। अगर वो निकल जाएगा तो हमारा अनुपात भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो फिर से आ जाए, हमारी कुल जनसंख्या कितनी पार्क में जाने वाली, 3500। ठीक है। अब 45 से 60 आयु वर्ग के कितने लोग जा रहे हैं, तो वृत्त चार्ट क्या दिखा रहा है, कुल कितने लोग हैं। तो ये जो गेरुआ रंग है
ठीक है। तो गेरुआ रंग कितने प्रतिशत है? 29%, यानी कि 45 से 60 वाले किस में है? गेरुआ वाले में है, ठीक ना। तो ये 29% कुल लोग हैं जो 45 से 60 आयु वर्ग के हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें महिलाएं कितनी हैं। तो टेबल देखो, तो 45 से 60 में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? 20%। महिलाएं कितनी हैं 45 से 60 में? 20% दिया हुआ है ना टेबल में। चलो तो कटा दो। अब देखो ये कितने पुरुष थे कितनी महिलाएं थे, उनको देने का कोई मतलब नहीं बनता था, बस एसएससी ने आपके सामने पासा फेंका था, फंस गए तो फंस गया, नहीं फंसे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी आंकड़ा आप ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ठीक है। चलो 100 से 100 कटा दो यहाँ पर। अब देखो 20 से 3 कटा दो, 20 × 60, तो क्या हो जाएगा हमारा? 27 × 81/29। हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 81/29, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शायद 10वां नंबर प्रश्न होगा, 10वां नंबर प्रश्न है शायद। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी, यह टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, बिल्कुल मामूली सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और ए और बी साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी चला जाता है। उसके बाद ए सी के साथ कितने दिनों तक काम करता है? 4 दिनों तक काम करता है, ठीक है। चलो तो मान के चलो कि ए और बी कितने दिनों तक काम, सॉरी, ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? 15 दिनों में, ठीक है। और बी कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? 25 दिनों में। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास काम कितना यूनिट है? 75 यूनिट, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 15 दिन में 75 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 75/15 मतलब 5 यूनिट एक दिन में काम करेगा, ठीक है ना। बी 25 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो बी एक दिन मतलब 25 दिन में 75 काम पूरा करेगा, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा? 75/25 मतलब कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए टोटल कितने दिन काम कर रहा है? बी के साथ 5 दिन और सी के साथ 4 दिन, तो ए टोटल 9 दिन काम कर रहा है। तो 9 दिन में यह कितना यूनिट काम निपटाएगा? एक दिन में 5 यूनिट, तो 9 दिन में 9 × 5 = 45 यूनिट, ठीक है ना। बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो बी टोटल कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट एक दिन में। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 × 15 यूनिट। तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 45 + 15, यानी कि 60 यूनिट दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और बाकी बचा हुआ काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है, ठीक है ना। तो सी कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। सी कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट, क्योंकि 75 यूनिट काम था, 60 यूनिट काम ए और बी मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो सी के लिए बचा हुआ काम कितना था? 75 - 60 = 15। और यह काम सी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 4 दिनों में, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि ए और सी मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं, बचा हुआ जो काम है। तो इसका मतलब क्या है कि सी 4 दिनों में काम, मतलब सी 4 दिनों के लिए काम कर रहा है, और इन 4 दिनों में यह कितना यूनिट पूरा कर रहा है? 15 यूनिट कर रहा है। तो कह रहा है कि सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी को कितना काम करना है? 75 यूनिट। पूरा काम कितना है? 75 यूनिट। तो 15 में किससे गुना करोगे तो 75 आएगा? 5 से। यानी कि 15 यूनिट अगर यह 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो 75 यूनिट मतलब 4 × 5 = 20 दिन में पूरा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75, उसी तरह से 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, ठीक ना। चलो अब हम आते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि 2 सहेलियां हैं, जीनत और नसरीन, और वो क्या कर रही है? एक वृत्त में घूम रही है। यह एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या कर रही है? वह चक्कर लगा रही है, दौड़ रही है, ठीक ना। मान लो कि यह क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ना शुरू कर रही है। और कह रहा है कि एक का चाल
18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल कितनी है, 27 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जो पूरा ट्रैक है वह कितने किलोमीटर का है, 1.2 किलोमीटर का है। तो कह रहा है कि कितने समय, अगर उन्होंने एक बार दौड़ना शुरू किया तो कितने समय के बाद दोबारा इस बिंदु पर दोनों एक साथ मिलेंगी, यही कह रहा है ना प्रश्न। तो अब समय किस में मांग रहा है, मिनटों में, कितने में बताना है समय को, किस मात्रा में बतानी है, किस यूनिट में बतानी है, तो मिनट में बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर प्रति मिनट में बदल देंगे, ठीक ना। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 5/100, ठीक ना, सॉरी 5/18, यानी कि यह 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में यह अगर 5 मीटर जा रही है तो 60 सेकेंड में कितना जाएगी, 300 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो जीनत की चाल कितनी है, 300 मीटर प्रति मिनट, यानी कि एक मिनट में यह 300 मीटर दौड़ेगी। ठीक है, चलो अब क्या है कि जो नसरीन है उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दो, तो 27 गुना 5/18, ठीक है, 9 3 27, 9 दूनी 18, मतलब कितना हो जाएगा 15/2। तो अब एक सेकेंड में इतना मीटर है, तो 60 सेकेंड यानी कि एक मिनट, क्योंकि हमारा उत्तर किस में पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, तो इसको हम मिनट में बदल देंगे। तो एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, एक सेकेंड में 15/2, तो टोटल एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 450 मीटर प्रति मिनट। तो एक का चाल 300 मीटर प्रति मिनट, दूसरे की चाल कितनी हो गई, 450 मीटर प्रति मिनट। ठीक है ना। अब दूरी कितना है, 1200 मीटर, 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर। तो जब जीनत की चाल 300 मीटर प्रति मिनट है, तो यह 1200 मीटर को पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, बटा 300, यानी कि यह 4 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, और उसी तरह से जो नसरीन है वह एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगी, तो टोटल ट्रैक का जो दूरी है 1200 किलोमीटर है और वह एक मिनट में 450 मीटर दौड़ रही है, तो एक कितना मिनट लगेगा उसको 1200 मीटर की दूरी तय करने में। तो 1200/450, इसको कटा दो, 8 और 3, मतलब यह कितना हो जाएगा 8/3। तो जो जीनत है वह 4 मिनट में एक चक्कर लगाती है और नसरीन 8/3 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो यहां से अगर उसने शुरू किया और जीनत 4 मिनट में यहां जाती है और नसरीन 8/3 मिनट में फिर से पहुंच जाती है, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगी, तो यह तुम्हारा एलसीएम का प्रश्न है। एलसीएम निकाल लेना दोनों का, 4 और 8/3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम में पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करने का समय नहीं, यहाँ पर हम प्रश्नों को डील कर रहे हैं, ठीक ना। बहुत ही आसान सा चीज है कि अगर ये 4 मिनट में पूरा कर रही है और ये 8/3 मिनट में, तो दोनों एक साथ फिर कब से मिलेंगे, तो दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम, अगर तीनों का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं कि जो हर है उसका मसल लेते हैं और अंश का लसा लेते हैं। तो 4 और 8 का लसा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 और 3 का मसल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यह हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। यानी कि 8 मिनट के बाद दोबारा दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शायद हमारा 12वां नंबर प्रश्न होगा, ठीक है ना। चलो, इसमें ये कह रहा है, ये प्रश्न में कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, अगर 11 से कौन सा विभाजित नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। उसमें 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है कि अल्टरनेट अंकों का योग। जैसे मान के चलो कि दिया हुआ है 173, ठीक ना, और 5624। तो अगर यह 11 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये है कि जो अल्टरनेट अंक है उनका जोड़, इनका
अलग अलग जोड़ का जो अंतर होगा, अगर यह 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो यह पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। तो जोड़ के देख लो, 3 1 4 4 6 10 10 4 14 और इनको जोड़ो, 7 5 12 12 2 14। तो 14 में से 14 घटाओगे 0 आएगा, इसका मतलब यह संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके देखोगे तो जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि 563 तो इसके अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर होगा वह 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना, 7 2 6 7 2 9 6 15 और 5 5 10 3 13, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो यह ना तो 0 है और ना 11 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह जो संख्या है यह क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो यह प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो शोरूम है, शोरूम की प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट दिया जा रहा है और छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है दुकानदार को। ठीक ना, तो मान लो कि क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 है। हमें क्या निकालना है, इसमें अंकित मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य निकालना है, यही दोनों को निकालना है। तो मान लो कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब चूंकि 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु को वह कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए, और कह रहा है ना कि शोरूम के मालिक को 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब वो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। लेकिन जो यह 120 रुपए है वह जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद यह 120 आ रहा है। बात समझ में आया। तो मान लो कि अंकित मूल्य P है और इसमें 10% का छूट देगा, यानी कि 90/100 हो जाएगा। 10% का छूट देने के बाद अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी जो प्राइस कितना हो जाएगा, P × 90/100 बराबर कितना हो जाएगा, 120। और हमें अनुपात किसका निकालना है, अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य तो 100 है ही, तो P/100 लिख दो यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120/90, 3 से घटा दो, 3 चौके 12, 3 3 90, मतलब 4:3। ठीक ना, हमने यहाँ पर शॉर्टकट से काम चला लिया है, क्योंकि अगर P का मान फिर निकालेंगे और P/100 करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा क्या करना है, P/100 ही तो निकालना है, क्योंकि P हमारा अंकित मूल्य है और 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो हमने मान लिया कि यही 100 क्या है, क्रय मूल्य है, P/100 लिख दिया और 90 को यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4:3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 14वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक ना, अब इसमें कह रहा है कि 5x + 3y का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5x + 3y का मान दिया हुआ है 15। ठीक है ना, और 2xy का मान दिया हुआ है 6। 2xy का मान कितना दिया हुआ है, 6। तो 5x - 3y का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 5x - 3y का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है। अब बात को समझो, अगर मान लो कि a + b दिया हुआ है कुछ भी और ab का मान भी दिया हुआ है, तो a - b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये अलजेब्रा का बेसिक है, फॉर्मूला है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं आता है तो अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा तब एकदम छोटी सी छोटी चीजों को लेकर के चलूंगा। फिलहाल यहाँ पर इतना समझो कि अगर a - b को निकालना हो तो फॉर्मूला ये होगा। ठीक है ना, चलो a प्लस, यहाँ पर इसको a मानो इसको b मानो, तो a + b दिया हुआ है और ab यहाँ से निकाल लेंगे हम, और a - b का हमें पता करना है। ठीक ना, तो बात को समझो कि 5x + 3y दिया हुआ है, तो ab कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, xy, ab कितना हो जाएगा, a है और b है, तो a × b माने 5x × 3y, 15xy हो जाएगा।
ठीक है ना। अब जब 15xy होगा और 2xy का मान दिया हुआ है, हमें क्या करना है, 4xy निकालना है, सॉरी 4ab निकालना है। तो एक ab का मान ये हो गया, तो 4ab का मान कितना हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 60xy। नहीं समझ में आया, समझो फिर से। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, ठीक ना। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a b बराबर क्या हो जाएगा 5x गुना 3y मतलब 15xy। तो 4ab बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 4xy मतलब 60xy हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमें 5x मतलब a प्लस b भी मिल गया और 4a भी मिल गया। तो हमें a माइनस b का मान निकालना है, तो बहुत मुश्किल तो नहीं होगा। अब देखो xy का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 2xy बराबर 6, तो xy बराबर 3, तो 4ab मतलब 60xy बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 3 मतलब 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालो 5x माइनस 3y बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 4ab का मान कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 में से 180 घटाओगे तो कितना हो जाएगा अंडर 45, यानी कि 3/5 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब शायद 16वां नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 1/cos थीटा बटा sec थीटा माइनस 1। प्रश्न दिया हुआ है cos थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बटा sec थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि यह किसके बराबर होगा, या किसके बराबर होगा, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है कि आपको पता होगा। उसमें क्या होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 होता है, और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसमें सम करने आता है ना आपको, तो सम कर दो इसको। तो अब इसमें इससे गुना करोगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा 1 और cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर प्लस आ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि बीच में प्लस है, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 मतलब माइनस cos थीटा, और फिर ये नीचे वाले को गुना करेंगे तो हमारा sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा कैंसिल हो गया, और हमने बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको 1 को इधर लेके आओगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2/tan स्क्वायर थीटा, और 1/tan थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा होता है, cot थीटा होता है, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। कौन सा प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 महीने के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई थी, और कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1460 है, कितना है 1460 है, तो इसका मूलधन निकालो। अब देखो फॉर्मूला से करने जाओगे तो फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n बराबर क्या होता है अमाउंट होता है। ऐसे करने जाओगे तो n का मान कितना दिया है एक वर्ष 9 महीना, मतलब 1 प्लस 3/4 मतलब 4 3 7/4 हो जाएगा। इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे, बाइनोमियल थ्योरम अगर जानते हो तो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे कर नहीं पाओगे। तो उस फार्मूले से तो कम से कम तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अगर निकाल नहीं पाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम तक थोड़ा सा बेसिक तुम्हारे पास होना चाहिए। तो हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, हम उधर नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं कि देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि अगर मान लो कि पहले वर्ष के अंत में तो साधारण ब्याज लगता है। अगर कह रहे हैं कि 100 रुपया अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो पहले वर्ष के अंत में कितना उसका हो जाएगा 10/100, यानी कि इसको 10 रुपए मिलेगा। लेकिन वही दूसरे वर्ष के अंत में क्या होगा कि जो पहला वर्ष का ब्याज होगा, यानी कि
110 पर फिर से 10% लगेगा, यानी कि पहले जो मूलधन है उस पर तो 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले जो वर्ष का ब्याज है उस ब्याज पर भी क्या होगा, ब्याज लगेगा। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो मान लो कि हमारा यहाँ पर मूलधन कितना है, P है। मूलधन कितना है हमारा, P है। 10% वार्षिक ब्याज दर लगता है यहाँ पर। तो पहले वर्ष के अंत में इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष नहीं कर रहा है, 2.25 वर्ष कर रहा है, यानी कि दूसरा वर्ष कितना है, 3/4 वर्ष। पहले वर्ष के बाद 9 महीना, तो 9 महीना मतलब क्या है, 3/4 वर्ष। ठीक ना, तो 3/4 वर्ष का इसका ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष का 10/100, तो 3/4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3/4। अरे एक वर्ष का कितना हो जाएगा इतना, तो 9 महीने का ब्याज इतना ही होगा ना। बात समझ में। चलो अब जो है इस पर भी तो ब्याज लगेगा। ये तो मान लो कि पहले वर्ष का ब्याज और ये हो गया 9 महीने का ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस वाले ब्याज पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा। तो इस वाले ब्याज पर कितना है, 10/100। ठीक है ना, और ये 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, क्योंकि ये ब्याज हो गया और इस ब्याज पर 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो ये पूरे वर्ष को हो जाएगा। लेकिन हमें ब्याज कितने महीने का देना है, 9 महीने का, यानी कि 3/4 महीने का देना है। तो यह टोटल ब्याज हो गया, और इस टोटल ब्याज का मान कितना है, 1460 रुपए। ठीक है ना, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा दो, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दो। ठीक है, अब 10 यहाँ पर है, एक पूरा 100 कटा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, P कॉमन ले दो, तो 1/10 हो जाएगा, प्लस 3/40 हो जाएगा, 4 × 10 प्लस 3/400 हो जाएगा ना। और इस टोटल का मान कितना दिया हुआ है, 1460 दिया हुआ है। तो P इंटू, अब ये तुम्हारा 400 हो जाएगा, 400 में से 10 भाग लगाओगे तो ये तुम्हारा 40 में 400 को भाग, 400 में 40 को भागोगे तो 10, और 10 × 3 30। ठीक है, 400 में 400 का भाग दोगे तो 1 प्लस 3, ये तुम्हारा हो गया 1460। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ो, ये टोटल कितना हो गया, 40 30 70 और 3 73, यानी कि P × 73/400 बराबर कितना हो जाएगा, 1460। तो P का मान कितना हो जाएगा, 1460 × 400 बटा 73। 73 से कटाओ, 73 दूना 46, ये 20 बार में कटेगा, 400 × 20 बराबर 8000। तो तुम्हारा मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 8000 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न शायद 18वां नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, काउंट कर लेना अपने से, हमें तो प्रश्न बताने गिनती गिनने से कोई फायदा है नहीं यहाँ पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। अपने माल को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करता है, 80% पर कर रहा है, और कह रहा है कि 48% उसके बाद क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो, इस प्रश्न को करने के लिए एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, हालांकि फॉर्मूले की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए मुझे अभी, लेकिन फिर भी इसको समझो, बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है। अगर मान लो कि सीरीज में कह रहा है कि कोई भी राशि इतने प्रतिशत से बढ़ रही है या घट रही है, फिर लगातार दूसरी बार इतने प्रतिशत से बढ़ रही है या घट रही है, तो जो परिणामी प्रतिशत कमी या वृद्धि जो होगी वह क्या होगी। मान लो कि पहले किसी भी वस्तु के ऊपर X% से बढ़ाया गया, फिर पुनः उसे Y% से बढ़ाया गया, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है X + Y + 100y/100। यह क्या होगी, इतना प्रतिशत वृद्धि होगा। लेकिन अगर मान लो कि कमी हो तो कमी, जहां जहां कमी का मामला आएगा वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक ना। तो इस केस में देखो, पहले यह क्या कर रहा है,
80% बढ़ा रहा है और बाद में 48% की छूट दे रहा है, यानी कि यह 48 हमारा क्या है, माइनस है। बढ़ा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और छूट देना मतलब क्या कर रहा है, कम करके दे रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो परिणामी प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी, तो 80% उसने बढ़ाया, 48% का छूट दिया, और फिर हमने बताया था प्लस XY, तो Y निगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाता है, यानी कि 80 गुना 48 बटा में 100, फॉर्मूला के हिसाब से 20 चौके 80, 20 25 100। अब देखो इसमें 80 में से 48 घटाओगे तो तुम्हारा 32 हो जाएगा, और 32 माइनस 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19 बटा 5, ठीक है। 32 5 160 माइनस 192 बटा 5, मतलब हो जाएगा तुम्हारा माइनस 32 बटा 5। माइनस आया मतलब क्या है, उसको हानि हो रही है, प्लस आया होता तो इसका मतलब क्या होता, उसको लाभ होता। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 32 बटा 5, 5 छक्का 30, 6.2 बटा 5% की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे फिलहाल सबसे शॉर्ट मेथड में यही तरीका है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी, जैसे जैसे आप प्यार दिखाएंगे, भरोसा दिखाएंगे, वैसे वैसे मैं नया कंसेप्ट लेके आऊंगा, और ये सब मतलब बिल्कुल प्रश्नों को देख करके कैसे उत्तर दिया जाता है वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज की, 9, 24 और एस, और कह रहा है कि एस का इन दो भुजाओं के साथ क्या संबंध है। तो देखो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो तीसरी भुजा है वह अन्य दो भुजाओं के जोड़ से हमेशा कम होता है, और उनके अंतर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरी भुजा हमेशा अन्य दो भुजाओं के जोड़ से हमेशा कम होती है, और उनके अंतर से हमेशा बड़ी होती है। तो यही रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो 24 में से 9 घटाओगे 15, और 24 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33, यानी कि ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, समय की लिमिटेशन है, अदरवाइज वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x + 2/x दिया हुआ है, 2x + 2/x दिया हुआ है, ये शायद 20वां नंबर प्रश्न है। 2x + 2/x बराबर हमारा 5 दिया हुआ है, और मान किसका पूछ रहा है, x³ + 1/x³ + 2 का, यानी मूलतः इसी का मान पूछ रहा है, बाद में 2 जोड़ देना। देखो उसको करने के एक सबसे आसान तरीका ये है कि x + 1/x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5/2। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2.1/2 ऐसा लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/2। तो देखो ये ऐसा रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। तो x के जगह पर 2 रख दो, जब तुमने x के जगह पे 2 रखा तो ये वाला मान नहीं निकलेगा, 2 का पावर 3 मतलब 8, और 1/2 का पावर 3 मतलब 1/8 + 2 निकाल। 8 तुम्हारा हो गया एलसीएम, 8 8 64 + 1 + 16, और 65 और 16 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 81/8, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, देखो यह प्रश्न कह रहा है कि भूषण की मासिक आय 45,000 है और मासिक खर्च उसका कितना है, 35,000 है, और कह रहा है कि उसके अगर मासिक खर्च में मासिक आय में 22% की वृद्धि की जाए और मासिक खर्च में 11% की वृद्धि की जाए तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी, मतलब बढ़ा हुआ बचत कितना होगा। अब भाई देखो पहले कितना था आय इसका, 45,000, और 33,000 उसने खर्च कर दिया, तो इसका मतलब 12,000 उसने बचा लिया। अब जो नया कंडीशन दिया है, तो नए कंडीशन में अगर जितना बचत होगा, अगर प्लस में आया तो जोड़ देंगे और माइनस में आया तो घटा देंगे, ठीक है ना।
क्योंकि बढ़ा हुआ बचत हमें ज्ञात करना है। पहले बचत 12,000 कर रहा था, अब नए कंडीशन में जब उसकी आय बढ़ रही है तो बढ़ी हुई आय के अनुसार उसका कितना बचत हो रहा है, उस बचत को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो 45,000 इसका क्या था, आय था, और 22% की इसमें वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितना हुआ, इतना। और 33,000 का उसका क्या था, खर्च था, और खर्च में भी उसने 11% का वृद्धि कर दिया, तो खर्च में वृद्धि कितनी हो गई, इतनी हो गई। आय में वृद्धि इतनी, खर्च में वृद्धि इतनी, तो बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक ना। अगर प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी, ठीक है। तो चलो 100 से 100 कटा दो, इसको 100 से 100 कटा दो। अब यहाँ पर 110 बाहर ले लो तो 45, 11 यहाँ से बाहर लिया तो 2 बच गया, और 10 यहाँ से 0 बाहर ले लिया तो 45, 45 दूना 90 माइनस कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक ना। 45 90 माइनस 33 मतलब 110 गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा 57 हो जाएगा, 57 गुना 110। तो गुना करने आता होगा, गुना करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक मेथड होता है वैदिक विधि, अगर 11 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो सीधा होता है कि पहले इससे गुना करो 7, फिर इन दोनों को जोड़ के ऐसे ऐसे गुना करके जोड़ दो, मतलब 7 + 5 12, हासिल 1, 5 गुना 1 5, 5 1 6, 627 हो गया। तो ये 627 और लास्ट में 0 है तो 6270। तो पहले तुम्हारा 12,000 था, अब 6,270 रुपये बढ़ गया उसका बचत, तो टोटल बचत कितना हो जाएगा 12 और प्लस 6,270 मतलब 18,270 तुम्हारा क्या हो गया, उसका बचत हो गया नए कंडीशन में, ठीक है। अब देखो 22वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि x + 1/x का मान दिया हुआ है, जो x² + 1/x² का मान पूछ रहा है। बताओ, इतना सिंपल सवाल, ये तो तुम ऐसे तो झपकते करवा दोगे सवाल को। 1/x = 7 दे रहा है, तो x² + 1/x², 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर -2 यानी कि 7² - 2 बराबर कितना हो जाएगा 47, 49 - 2। तो इसको एक्सप्लेन करने की लगता नहीं है कि मुझे जरूरत है, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आपको बोनस में नंबर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न पर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, और दोनों क्या है, संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब क्या है कि दोनों वृत्त का जो केंद्र है एक ही है, ठीक ना। और कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 वृत्त बना लेते हैं जो संकेंद्रित, तो ये उनका सेंटर हो गया, और इसी के ऊपर एक और वृत्त बना लेते हैं। अगर नहीं भी लग रहा होगा तो मान लेना कि वृत्त ही है, ठीक है ना। चलो, ये हमारा वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि इस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस जीवा को तुम्हें पता करना है। अब हमें पता है कि केंद्र से कोई भी रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो केंद्र से रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर ज्यादा, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये O हो गया, इसको C मान लो, तो ये हमारा OC क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई है, और OA क्या हो जाएगा, इसको मिला दो तो OA हमारा बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो यह कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमने बताया कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक ना, किसी भी स्पर्श रेखा पर नहीं, जिस बिंदु से यह गुजर रही है उस बिंदु से खींचा गया त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक ना। तो ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा समकोण हो गया। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, विकर्ण होती है, तो हमको अगर ये भुजा निकालना है, यानी कि AC² बराबर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 25। तो AC बराबर हमारा 5 हो जाएगा, और उसी तरह से हम इसको मिला देंगे। हालांकि AC जो है AB का आधा है, यानी कि 2AC बराबर AB हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करो, AB हो जाएगा तुम्हारा 13, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी कि BC बराबर भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 5।
तो ए बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 24वें नंबर प्रश्न की ओर। 24वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 24वां नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया गया है, और पूछ रहा है किसका, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a का मान कितना होगा। तो देखो अब यहाँ पर साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब ये कॉस स्क्वायर ए है साइन ए बराबर, तो यहां पर कॉस स्क्वायर ए के बदले साइन ए लिख सकते हो, इस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर साइन ए लिख सकते हो, क्योंकि यहां से रिलेशन आया है ना ये। ठीक है, उसी तरह से cos का पावर 4a, मतलब इसको स्क्वायर करोगे तो cos का पावर 4 है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि साइन a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा मान पहले से ही प्रश्न में दिया गया है कितना है, तो इसका मतलब cos स्क्वायर ए प्लस cos के पावर 4a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे कितना ही प्रश्न था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में नए सीरीज के साथ, नए सेशन के साथ। 2 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट को लेके आऊंगा मैं। तब तक आप अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले सेशन में।